नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए, और इसमें हम बात करेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करें हम, जो आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, और इसके अंदर आपके 6 सेक्शंस होंगे, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो मैंने एमसीक्यू बनाए हुए हैं वो एमसीक्यू इन्हीं 6 टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश टीचिंग के लिए कौन कौन से डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। सेकंड रहेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और थर्ड हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक के बारे में, और फिफ्थ की बात करेंगे कम्युनिकेशन अप्रोच के बारे में, और सिक्स लास्ट रहेगा हमारा लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशंस, जिसमें पब्लिक अनाउंसमेंट, टीवी न्यूज़ एट्सेट्रा होगा। तो ये 6 टॉपिक रहेंगे, जहाँ से हमने लगभग 30, मैं आज के वीडियो में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। जो 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को एक काम करना है, आप सभी को वीडियो को शेयर करना है, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग इसको देख पाएँ और लाभ उठा सके। आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको और इंग्लिश के कुछ मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप उसको देख करके अपना स्कोर अच्छा कर पाएँ। अगर आपको डीएलएड साइंस के लिए वीडियोस देखने हैं जो आपके 4th सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे डीएलएड साइंस बाई अविचल सर या फिर अविचल एकेडमी, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, और वो सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, आपको बताना है कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है टीचिंग की वो किसको रिलेट करती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वर्ड पैटर्न को, सेंटेंस पैटर्न को, या फिर दोनों को, या इनमें से जो डी ऑप्शन है वो बोल रहा है लेटर पैटर्न को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, तो ये रिलेट करती है दोनों को। इसका मतलब ए और बी दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें बोला गया कि स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, ठीक है, किसको करती है? सेंटेंस को करती है। यहाँ पे अभी हम देखा मैंने कि सेंटेंस को करती है, ठीक है। उसके अतिरिक्त अगर बात करें तो ऑप्शन बी बोल रहा है साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के साउंड जो पैटर्न्स होते हैं उनको भी अप्रोच करती है, उनको भी रिलेट करती है। और सी बोल रहा है दोनों को करती है, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, तो ये वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न और उसके अलावा साउंड पैटर्न को भी रिलेट करती है। तो ये 3 चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे जब भी बात हम करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न और साउंड पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट था। और अभी डिस्कस करते हैं इसके आगे। क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी फ्रॉम, टीचिंग और लर्निंग जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि नोन टू अननोन, उसके बाद बी बोल रहा है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और डी बोल रहा है ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग की, तो जो एक जर्नी होती है वो नोन टू अननोन होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, और कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होती है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को कुछ और नाम से भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है इनडायरेक्ट अप्रोच, दूसरा है नेचुरल अप्रोच, और सी ऑप्शन है इंडक्टिव अप्रोच, और डी है ऑल द अबव। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल अप्रोच, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, या तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नेचुरल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस्ड ऑन, इसका मतलब कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन जो तरीका है, विधि है, वो किस पर बल देता है, किस पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लुएंसी पर जोर देता है, दूसरा है एक्यूरेसी पर जोर देता है, ठीक है, उसके बाद फिर है एप्रोप्रिएटनेस पर जोर देता है, या फिर लिसनिंग स्किल्स पर जोर देता है। तो जब भी हम बात करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, तो ये स्ट्रेस किस पे करता है, ये एक्यूरेसी पे स्ट्रेस करता है, ठीक है, एक्यूरेसी पर स्ट्रेस करता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, इसको हम बोलते हैं सटीकता, ठीक है, तो सटीकता पर ये स्ट्रेस करता है, जोर देता है, बल देता है। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक नोट है, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नॉट अ मेथड, ठीक है, ऑफ टीचिंग। आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर अप्रोच जो होता है वो किसी टीचिंग का एक मेथड नहीं है, ये केवल एक अप्रोच ही है, ठीक है, केवल एक अप्रोच ही है। क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्राइमरी स्किल है, कौन सा ऐसा प्राइमरी कौशल, स्किल को हम बोलते हैं कौशल और प्राइमरी को बोलते हैं प्राथमिक, कौन सा ऐसा प्राथमिक कौशल है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा डेवलप होता है, विकसित होता है। आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दूसरा बोला गया रीडिंग एंड राइटिंग, तीसरा बोला गया है लिसनिंग एंड राइटिंग, और फिर बोला गया है स्पीकिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि इन ग्रामर मेथड, ठीक है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो प्राइमरी स्किल, जो प्राथमिक कौशल होता है जिसको विकसित करना होता है, वो है रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही होगा, रीडिंग एंड राइटिंग। जब भी हम बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, तो इसमें जो प्राइमरी कौशल है वो क्या होता है, रीडिंग होता है और राइटिंग होता है। क्योंकि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता है तो कैसे उसको वो लिख पाएगा, तो सबसे पहले उसको रीड करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो लिखेगा। तो यही होता है प्राथमिक कौशल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ठीक है। और ये अगर बात करें कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये बहुत कम जोर देता है या बहुत कम अटेंशन देता है किसके ऊपर, स्पीकिंग एंड लिसनिंग के ऊपर, और बहुत ही कम जोर देता है उच्चारण के ऊपर, जिसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग ही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर बात करें टीचर के बारे में, तो टीचर एक अथॉरिटी होती है किसी भी क्लासरूम के अंदर, ठीक है, किसी भी कक्षा के अंदर टीचर क्या है, एक अथॉरिटी होती है। उसके बाद कहा गया है 7th क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। इसका मतलब जो डायरेक्ट मेथड है टीचिंग का, वो किसके अगेंस्ट एज अ रिएक्शन, एज अ प्रतिक्रिया लाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, फिर है बाइलिंगुअल मेथड, और उसके बाद बोला गया स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच या मेथड, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है इंग्लिश का, वो लाया गया था एज ए रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट्स बनाएंगे कॉपी पे, ताकि आप लोग इसको जल्दी से रिवाइज कर पाए, ठीक है, या फिर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा छप जाएगा, और इस तरीके से आप याद रख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। आपको बताना है कि जो डायरेक्ट मेथड है टीचिंग का, उसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, किस देश में हुई है। ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया। तो हम सब जानते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड टीचिंग है उसका ओरिजिन फ्रांस में हुई है, ठीक है, फ्रांस में और जर्मनी में। पर यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में दिया गया है फ्रांस, तो इसका आंसर फ्रांस ही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया कि व्हाट आर वन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोडक्टिव स्किल्स। आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी, कौन सी इनमें से दो ऐसी, क्योंकि यहाँ पे पेयर में बोला गया है, एक पेयर ये मतलब एक ये और एक ये, पूरा एक जोड़ा बन जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी दो है जो प्रोडक्टिव स्किल्स यानी उत्पादक कौशल है, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्पादक कौशल है। तो इसमें ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है। उसके बाद बोला गया है लिसनिंग और राइटिंग, और बोला गया है स्पीकिंग और राइटिंग, और बोला गया है लिसनिंग और राइटिंग।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कौन सी 2 प्रोडक्टिव स्किल है, कौन सी 2 उत्पादक कौशल है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्पीकिंग है और राइटिंग है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो यहाँ बोला गया कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है उसे हम क्या कह सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। ठीक है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है उसे हम क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है क्लासिकल मेथड कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव मेथड, या हम बोल सकते हैं एनालिटिकल मेथड, या बोल सकते हैं साइंटिफिक मेथड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को क्या कहा जाता है, तो आप लोग करके आएंगे इसे क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नोट आपको पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी में, ताकि आप लोग समझ पाए एग्जैक्टली कि किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट जो मेथड होता है टीचिंग का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जो जर्मनी और फ्रांस में 1900 के आसपास स्थापित किया गया था। अगर ऑप्शन में फ्रांस होगा, ठीक है, तो हम फ्रांस करके आएंगे। अगर फ्रांस की जगह पे स्थान पर जर्मनी होगा तो हम जर्मनी करके आएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में, तो ये नेचुरल मेथड भी या नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं इसको हम, जो जर्मनी और फ्रांस में 1900 के आसपास इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, यह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कमियों के जवाब के रूप में सामने लाया गया था। यह विदेशी भाषाओं यानी फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ाने का एक तरीका है जो कक्षा में मातृभाषा के किसी भी उपयोग को छोड़कर लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज का उपयोग करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह विदेशी भाषाओं को पढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंतर्गत विदेशी भाषाओं को यानी फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ाने का एक तरीका बताया गया है, तो वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो कक्षा में मातृभाषा के किसी भी उपयोग को छोड़कर, यानी जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, तो उसमें मातृभाषा के किसी भी उपयोग का हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो केवल बात करता है जो टारगेट भाषा होगी, जो टारगेट लैंग्वेज होगी, उसी की वो बात करता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस मैंने किया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ कहा गया है कि द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, यानी जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है उसे किसने अडॉप्ट किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डेटसन और H.E. पाल्मेर और O. जेफरसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, H.E. पाल्मेर ने सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को अडॉप्ट किया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ बोला गया कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा को अगर सीखना है तो वो कहाँ से शुरू होती है। काफी इजी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बताएं कि अगर भाषा को सीखना है तो वो कहाँ से शुरू होती है? क्या रीडिंग से? रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। स्पीकिंग से यानी बोलने से। लिसनिंग यानी सुनने से। राइटिंग यानी लिखने से। आप लोग बताएं कमेंट करके कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा को अगर सीखना है तो वो कहाँ से शुरू होती है? क्या पढ़ने से शुरू होती है, या बोलने से, या फिर सुनने से, या लिखने से? तो हम सब जानते हैं कि जब भी अगर हमको किसी भी भाषा को सीखना होगा तो सबसे पहले हमें उसको ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग। तो सबसे पहले सुनेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी की एक्टिविटी करेंगे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें बोला गया है कि जो फेनेटिक्स है ये किस चीज की साइंस है। ठीक है, मैंने बोला है कि जो फेनेटिक्स है ये किस चीज की साइंस है। क्या रीडिंग की साइंस है, राइटिंग की साइंस है, या साउंड की साइंस है, या फिर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की साइंस है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी हम बात करते हैं फेनेटिक्स की तो ये एक तरीके से साइंस होती है किस चीज की? साउंड की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, ठीक है, व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज देयर आर 4 स्किल्स। तो 4 कौशल सामने आते हैं। ठीक है, दैट वी नीड फॉर कंप्लीट कम्युनिकेशन।
कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो व्हेन वी लर्न अवर नेटिव लैंग्वेज, जब हम अपनी देसी भाषा सीखते हैं। नेटिव का मतलब देसी भाषा होता है, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज मतलब देसी भाषा सीखते हैं। वी यूजुअली लर्न टू लिसन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई भी भाषा अगर सीखेंगे तो सबसे पहले हम उसको सुनते हैं ध्यानपूर्वक। उसके बाद देन हम फिर जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसको हमने सुना है, उसके बाद फिर हम उसी चीज को, उसी भाषा को बोलने का प्रयास करते हैं। देन टू स्पीक, उसके बाद में फिर हम उसके, जब हम उसको बोल देते हैं उसके बाद फिर हम उसको कॉपी पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी जो भी वो प्रिंट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है हम उसको फिर रीड करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। और अगर हम इन तीनों में सक्षम हैं तो फाइनली फिर हम उसको लिख पाते हैं, ठीक है। तो अब ऑलवेज ध्यान रखेंगे हम लोग, जब भी किसी नेटिव लैंग्वेज को, किसी देसी भाषा को हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? उसको सुनते हैं, उसके बाद फिर हम उसको बोलते हैं, उसके बाद फिर उसको हम पढ़ते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है बुक्स में या प्रिंटेड फॉर्म में, उसके बाद फिर उसको हम लिखते हैं, ठीक है। अगर बात करें नोट नंबर 2 तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है कि जो फेनेटिक्स है ये एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कि हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस एंड परसीव साउंड, यानी किस तरीके से जो मनुष्य हैं वो ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं और किस तरीके से उनका अनुभव करते हैं, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हिंदी में लिखा गया है। ध्वन्यात्मकता भाषा विज्ञान की एक शाखा है जो अध्ययन करती है कि मनुष्य कैसे ध्वनियों का उत्पादन और अनुभव करता है, ठीक है। अगर बात करें लिंग्विस्टिक की तो इसको हम बोलते हैं भाषा विज्ञान, ठीक है। ये भाषा विज्ञान की एक शाखा है फेनेटिक्स। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर आपसे पूछ ले कि फेनेटिक्स जो है किसकी ब्रांच है, तो ब्रांच किसकी है? ये शाखा है लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान की। कि हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, आपको बोला गया है कि किसने डायरेक्ट मेथड टीचिंग का जो होता है डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मैक्समिलियन बर्लिट्ज। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि हु डेवलप्ड द बाइलिंगुअल मेथड, आपको बताना है कि जो बाइलिंगुअल मेथड है उसको किसने डेवलप किया है। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम बात करेंगे बाइलिंगुअल मेथड की तो इसको डेवलप किया है C.J. डॉटसन ने, ठीक है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? C.J. डॉटसन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 15। इसमें कहा गया है कि सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल क्या होती है, ठीक है। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल क्या होती है? देखिए, अगर थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उनमें एक्चुअली उनका अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, जरा समझते हैं उसको। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले लिसनिंग होता है। यानी जब भी लिसनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई नई भाषा सीखता है, चाहे हम हो या आप हो, जब भी कोई नई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले उसे बोलते हुए हम सुनते हैं। दूसरा क्या होगा? तो सबसे पहले लिसनिंग करते हैं, यानी हम सुनते हैं। जब भी कोई भाषा बोलता है तो हम सुनते हैं, उसके बाद फिर हम स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं। कैसे? आखिरकार वह जो कुछ सुनता है उसे दोहराने का प्रयास करता है। जो भी कुछ हम सुनते हैं उसके बाद हम उसको दोहराने का प्रयास करते हैं तो हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये लिसनिंग और स्पीकिंग है ये हो जाएगी प्राइमरी स्किल। क्या हो जाएगी? प्राइमरी स्किल। और उसके बाद जो हमने ये दो काम कर लिए फिर हम रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग का मतलब क्या होगा? ये रीडिंग और राइटिंग ये सेकेंडरी स्किल्स होती हैं, ठीक है, पढ़ना और लिखना। इसके बाद क्या करते हैं? बाद में वह बोली जाने वाली भाषा को प्रिंट के रूप में देखता है, जो यानी जो भी हमारे बुक्स होंगी, जो भी मटेरियल होगा उसके रूप में उसको देखता है। उसके बाद फिर क्या करता है? राइटिंग करता है, यानी अंत में वह उस प्रिंट को कागज पर पुनः पेश करता है, यानी उतारता है, कॉपी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्किल्स हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला गया था सेकेंडरी स्किल कौन सी है, तो हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी स्किल है वो क्या होगी? वो होगी रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें कि प्राइमरी स्किल कौन कौन सी होंगी, तो अभी हमने देखा कि जो प्राइमरी स्किल क्या होगी? सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद फिर वो बोलने का प्रयास करता है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग ये हो जाएगी प्राइमरी स्किल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं आगे। और आगे आपसे बोला गया है कि लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ, आपको बताना है कि जो लिंग्विस्टिक है उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। लिंग्विस्टिक में हम क्या करते हैं? क्या हम एनिमल लैंग्वेज सीखते हैं या समझते हैं, या ह्यूमन लैंग्वेज की स्टडी होती है, या फिर बैड लैंग्वेज की, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो हम सब जानते हैं कि जो लिंग्विस्टिक है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है
कि जो रिसेप्टिव स्किल्स होती है, आपको बताना है कि जो रिसेप्टिव, इसमें से कौन सी रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कि रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे उसको हम जरा डिटेल में देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि रीडिंग एंड लिसनिंग, ठीक है, यानी रीडिंग मतलब क्या होगा, पढ़ना और सुनना, ठीक है, ये इन्वॉल्व करती है रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड हैंस कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और या फिर किसी के द्वारा हम सुनते हैं, तो इसमें हम कुछ जानकारी को ग्रहण कर रहे होते हैं, कुछ जानकारी को ले रहे होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रीडिंग को और लिसनिंग को हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिसेप्टिव स्किल है। तो हमने क्या देखा था, रीडिंग या लिसनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है वो लिसनिंग की बात कर रहा है, तो लिसनिंग इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता लिसनिंग की जगह पे रीडिंग, ठीक है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, सही होता। तो अभी हमने देखा कि रीडिंग और लिसनिंग क्या है, ये रिसेप्टिव स्किल्स है, क्योंकि इसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हिंदी की बात करें तो रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब होता है ग्रहणशील कौशल, ठीक है। अगर इसके अतिरिक्त अगर थोड़ा और देखें तो स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी प्रोडक्टिव स्किल्स होंगी, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग दे आर कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्पादक कौशल, बिकॉज दे इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। क्योंकि इसमें क्या एक्चुअली होता है, जो वर्ड्स होंगे, शब्द होंगे, जो फ्रेज यानी वाक्यांश होंगे, सेंटेंसेस होंगे, वाक्य होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, ये एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं उत्पादक, क्योंकि इनका उत्पादन होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पीकिंग एंड राइटिंग को हम क्या लिख के आएंगे, ये होती हैं प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, आपसे क्या बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग के कौन से मेथड में वी यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स इज़ मिनिमाइज, मतलब जो किताबें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो एकदम बहुत कम हो जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर होगा डायरेक्ट मेथड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बुक होंगी, किताबें होंगी, उसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट मेथड होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इज़ बेसिकली यूज टू टीच, वो एक्चुअली किस चीज़ को टीच करने के लिए होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज, ठीक है। आपको बताना है कि जो स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक्स, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, सिमेंटिक्स। इसका मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 23 में, तो इसमें लिखा हुआ है कि अ टेस्ट विच इज़ एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज इज लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। लैंग्वेज कोर्स के बिल्कुल अंत में ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो एडमिनिस्टर्ड होता है या कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या प्लेसमेंट टेस्ट है, या अचीवमेंट टेस्ट है, या फिर मेमोरी टेस्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट है, डाउट ये है कि कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक टेस्ट और कहीं पे मेंशन हुआ है अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो हिसाब से आप लोग करके आएंगे अगर क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से मैं जाऊँगा डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन 24 में लिखा हुआ है कि जो इंटरेक्टिव लिसनिंग है, आपको बताना है कि जो इंटरेक्टिव लिसनिंग है वो बेसिकली क्या होता है। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे इंटरेक्टिव लिसनिंग की, तो लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग होता है, इसको आप लोग सही करके आएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज़ इन ए पैराग्राफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ। तो आपको बताना कि क्या है। तो अगर जब भी क्वेश्चन पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज़ इन ए पैराग्राफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग एसेज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइटिंग एसेज। अब थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं 26 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
तो इसमें लिखा हुआ है कि अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशंस इज ए टेस्ट ऑफ, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है, जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशंस के लिए होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ टेस्ट ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स, तो बेसिकली वो रिसेप्टिव स्किल्स यानी ग्रहणशील कौशल का टेस्ट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, और इसमें आपसे पूछा गया है कि फॉर टीचिंग, आपको बताना है फॉर टीचिंग ग्रामर, ठीक है, ग्रामर को टीच करने के लिए द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज इज, आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ग्रामर को टीच करते हैं तो बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज, तो सिंपल सी बात है पेडागोजिक ग्रामर होगी, ठीक है, क्योंकि पेडागोजिक ग्रामर में ही हम सीखते हैं कि किस तरीके से सिखाया जाता है, किस तरीके से टीच किया जाता है। और हम जानते हैं कि यूपी टेट सी टेट में ये प्रत्येक विषय के लिए अलग से आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, हालांकि प्रत्येक विषय में अलॉन्ग वो दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, और इसमें लिखा हुआ है कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, आपको बताना है जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसका मतलब क्या, वो गोज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो अगेंस्ट जाता है पेडागोजिक प्रिंसिपल्स के, ठीक है। तो शिक्षण जो मूल सिद्धांत होते हैं उनके ये अगेंस्ट जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें इसके अतिरिक्त, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, और इसमें बोला गया है डिडक्टिव मेथड्स प्रोसीड्स फ्रॉम, आपको बताना है कि जो डिडक्टिव मेथड है वो कहाँ से प्रोसीड होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जितने भी डिडक्टिव मेथड्स होते हैं वो प्रोसीड कहाँ से होंगे, लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ से प्रोसीड होते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है, जो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।